जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पेपर। बिल्कुल नया पेपर आ गया है, आपके कॉलेज में भी इसी तरह के पेपर आ रहे हैं। तो ये पेपर आप अच्छे से देख लेना, लास्ट तक वीडियो देखना। इसी आधार पर आप अपने प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी क्लास 12th की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है और सेम टू सेम आपका प्री बोर्ड का पेपर भी इसी पैटर्न पर बनेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आते हैं। सबसे पहले गद्य साहित्य के 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, सूर्य साहित्य किस विधा की रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है? प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य से आएंगे और 5 प्रश्न आपके पद्य साहित्य से आएंगे। तो इन प्रश्नों को पिछले भी हम पेपर्स में करा चुके हैं, कई सारे अलग अलग कोर्ट के पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं ए कोर्ट के इस पेपर में। इसी आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो किसी भी कोर्ट का पेपर आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप इसी आधार पर अगर समझ के जाओगे तो आपको पेपर का पैटर्न पता होगा, तो आप अच्छे से कोई भी कोर्ट का पेपर हल कर सकते हो। तो इसको आधार बना के प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट आता है भैया गद्यांश। आपको एक पढ़ने को दिया जाएगा, गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम आप देंगे, यानी संदर्भ लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इसके बाद निरंतर आविष्कार किसके कारण होता रहता है? कोई शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है? उपर्युक्त गद्यांश में किसकी नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए? तो अगर हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम और लेखक का नाम अगर पता है तो बाकी सारा पोर्शन आप अच्छे से इसी पैसेज में से निकाल लोगे, इसी गद्यांश से मिल जाएगा। 2 गद्यांश दिए होते हैं, जो आपको अच्छे से आता हो, जो ज्यादा अच्छे से आता हो गद्यांश, आप वही वाला हल करेंगे। पहले गद्यांश को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को आप अच्छे से हल करेंगे, अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करेंगे। अगर 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो उत्तर अपने आप निकल आएंगे। यही काम आपको पद्य में करना होता है, आपको कविता का अंश पढ़ना होता है, फिर उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ लिखने को कहा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कही गई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सुख गात में कौन सा अलंकार है? नहीं आता तो आपको दूसरा पद्यांश भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर, अथवा में एक करके। यहाँ पर आप इसका संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि नौका विहार के समय के क्रम में क्या सोचता है, जीवन की गति और मिलन के समान शाश्वत बताया गया है, नौका विहार के समय और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में क्या विचार आता है। तो आप ये देख सकते हैं, कोई आप एक पद्यांश करेंगे, किसी एक कविता के अंश के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ये भी 10 नंबर का है। इसके बाद बात आ जाती है जीवन परिचय की। 80 शब्दों में जीवन परिचय, एक लेखक और एक कवि का। लेखक में आप किनका लिख सकते हैं और उनकी मुख्य रचनाओं का उल्लेख करना होता है। किसका लिख सकते हैं आप लेखकों में? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का आप जीवन परिचय लिखेंगे। कवि में यही जीवन परिचय आप सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर महादेवी वर्मा जी के का लिख सकते हैं। किसी एक का लिखना है 80 शब्दों में और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होता है। इसके बाद पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखना है, अथवा नहीं अगर आता पंचलाइट वाला तो बहादुर के कहानी का पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण करिए। इसके बाद आप देखते हैं स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है आपको 80 शब्दों में।
और नहीं आता तो फिर आप स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की घटनाओं का का वर्णन करो। इसके बाद आपसे संस्कृत में दो पैसेज दिए होंगे, किसी एक पैसेज का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना होगा संदर्भ सहित। अब आप देख सकते हैं ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने को कहा गया है। संदर्भ के सहित आप हिंदी में अनुवाद करेंगे किसी एक का, या फिर इसका करेंगे या फिर इसका करेंगे, दोनों का नहीं करना है, क्योंकि बीच में यहां पर आप देख सकते हैं अथवा लिखा हुआ है। तो एक का आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे। यही काम आपको श्लोक में करना है, किसी एक श्लोक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। संदर्भ में आप ये लिखेंगे कि ये श्लोक और ये गद्यांश संस्कृत का कौन से चैप्टर से लिया गया है। मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको किसी एक मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। भूखे भजन ना होवे गोपाला, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, किसी एक का वाक्य प्रयोग कर देंगे। दिए गए अपठित गद्यांश व पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। भैया अपठित अनसीन पैसेज पढ़ा नहीं है, बस यहीं से पढ़ना है आपको। पहली बार आपको ये दिखाया जा रहा है पैसेज, और यहीं से पढ़ के आपको नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। अगर 2 से 3 बार अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लोगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपके बन जाएंगे। ये नीचे प्रश्न दिए हैं, ठीक है, इसी पर आधारित है। नहीं आता तो फिर आप ये वाला कर सकते हैं अपठित गद्यांश, ये वाला अपठित गद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे आराम के साथ। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ। भैया पुरुष और परश क्या होता है, अली और आली क्या होता है। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे अद्वितीय कह देंगे। ठीक है, जिसके किए गए परोपकार को ना मानने वाला तो इसे क्या कह देंगे, कृतज्ञ कह देंगे। ठीक है, कृतज्ञ कह देंगे। जो किसी के परोपकार किसी ने किया, मदद की, लेकिन मानता नहीं है तो उसे कृतज्ञ कह देंगे। इसके बाद है भैया निम्नलिखित में 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, शुद्ध कर देते हैं। अब चल लेना चाहिए, चल लेना नहीं चाहिए, अब चल देना चाहिए, देना चाहिए। दही बहुत खट्टी है, नहीं दही बहुत खट्टा है, ये लिखेंगे। मैं लड़कों को पढ़ाया हूं, मैंने लड़कों को पढ़ाया है। मैं हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण और स्थायी भाव लिखेंगे। इसके बाद उपमा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण और परिभाषा लिखेंगे। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आपको लोन के लिए एक पत्र लिखना है कि भाई मुझे दुकान खोलनी है, आपको लोन चाहिए, जितना भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख, उसके लिए आप बैंक को पत्र लिखेंगे। नहीं आता तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, लिपिक के पद हेतु यानी क्लर्क के पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन निबंध का रहेगा। निबंध में भाई निबंध के 4 टॉपिक दिए होंगे। छात्र और अनुशासन, जीवन में खेलकूद की आवश्यकता हो गई। इसके बाद स्वच्छता अभियान एवं सामाजिक कार्यकर्ता, और बढ़ती आबादी विकास में बाधक। ये 4 टॉपिक हो गए। अब इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आप अपना निबंध लिखेंगे। 6 से 7 से 8 पेज का जल्दी जल्दी आपको लिखना होता है, काफी कुछ। जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर अच्छे मिलेंगे। बीच बीच में आप कविताएं, विभिन्न कोटेशन, अलग अलग कथन उसी टॉपिक से रिलेटेड डाल सकते हैं उस टॉपिक में, और अच्छे से अच्छा निबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना बच्चों। बाकी भी अलग अलग कोड के पेपर वहां पर लगातार आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ो। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्री बोर्ड के सारे अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हो। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, यूट्यूब चैनल पर सर्च करना एग्जाम्स विद एमएस, वहां पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के मिल जाएंगे।
साथ ही साथ 11th 9th 10th सभी के प्री बोर्ड हाफ ईयरली ईयरली पेपर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।